अवसर पर इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। आपसे मिलने का और आपसे कुछ विचार विनिमय करने का जो अवसर मिला है, उसके लिए आयोजकों को मैं धन्यवाद देता हूँ। वैसे आदरणीय मुख्य अतिथि जी ने भले ही संक्षिप्त बोले हैं, पर एक सारगर्भित संदेश उन्होंने अपने सामने रखा है। आजादी का अमृत महोत्सव का एक पावन अवसर पर जब अपने देश के आजादी को 75 साल पूर्ण हुए हो, तो हम यहाँ पर और पूरे देश भर में इस आजादी का मतलब समझने का और आगे के प्रस्थान का मार्ग को समझने का प्रयास करने हेतु इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। हमारी आजादी जो 75 साल पहले प्राप्त हुई थी, भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घड़ी थी। शताब्दियों का जो गुलामी का कालखंड रहा, उसको समाप्त कर एक स्वाधीन भारत का निर्माण करने का अवसर 75 साल पहले 15 अगस्त 1947 को हमें प्राप्त हुआ था। उस जो अद्भुत एक उपलब्धि हमारे देश की रही है, उस उपलब्धि के प्रति देश के सजग नागरिक के नाते हमारे मन में हमेशा श्रद्धा का ही भावना होनी चाहिए। यह आजादी, जैसा मेरे पहले बताया गया था, भले ही कुछ लोग हमारा ही पराक्रम था, हमने ही इस आजादी को लाने का काम किया था, ऐसा कहकर इसके श्रेय को अपनाने का प्रयास भले ही क्यों नहीं किए हो, पर फिर भी अनेक लोग अनेक मार्गों से अनेक वर्षों तक, दशाब्दियों तक जो संघर्ष किए थे, उन सारे संघर्ष, उन सारे प्रयास, उन सारे पराक्रम और बलिदान के फलस्वरूप हमारा यह आजादी हमको मिली है। इसलिए जब 75 वर्ष का उत्सव जब मनाते हैं, तो हमें उन सभी प्रकार के जो प्रयास हुए थे, उन सभी प्रयासों का स्मरण भी करना चाहिए और उन सभी प्रयास में लिप्त जो लोग थे, उनके प्रति भी हमारे मन में श्रद्धा की भावना निर्माण करनी चाहिए। हम सब जानते हैं कि आजादी की मुख्य धारा कांग्रेस के नेतृत्व में महात्मा गांधी जी, लोकमान्य तिलक, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ऐसे असंख्य लोगों के नेतृत्व में एक मुख्य धारा चली थी। उसका एक बहुत बड़ा योगदान इस देश को आजाद करने में रहा था। उसका इतिहास हम पढ़ते हैं, देश को ज्यादातर मालूम भी है, पर साथ साथ अनेक अन्य प्रवाह भी चले, जिनके बारे में कुछ जानकारी है, बहुत ज्यादा जानकारी नहीं भी है, पर उन सारे जो अलग अलग प्रवाह चले थे, वे सभी भी बहुत महत्व के प्रवाह थे। उदाहरण के लिए क्रांतिकारियों का जो प्रवाह चला, हंसते हंसते अपने जीवन को न्योछावर कर देश की आजादी के लिए एक बहुत बड़ा योगदान करने वाला एक बहुत बड़ी श्रृंखला इस देश में रही है। कुछ नाम हम जानते हैं, पर नहीं जानने वाले भी अनगिनत लोग हैं। भगत सिंह को जानते हैं, चंद्रशेखर आजाद को हम जानते हैं, पर उसमें अशफाकुल्लाह खान भी था, एक मुस्लिम युवक था। आजादी के आंदोलन में क्रांतिकारी रास्ता अपनाया था, भगत सिंह से प्रेरणा लेकर मृत्यु दंड दी गई थी। जेल में जेलर, वो भी मुसलमान था, वो आके बोला था अशफाकुल्लाह को कि तुम मुसलमान हो, ये जो आंदोलन कर रहे हैं ना, ये सब हिंदू है, ये हिंदुओं का अपना आजादी का आंदोलन है, इसमें तुमको क्या लेना देना है, तुमको बाहर आना चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए। तो अशफाकुल्लाह ने कहा कि देखो, मैं इस भारत माता का संतान हूं, इस भारत माता के जो भेड़िया है उसका
समाप्त करने के लिए मैं क्रांतिकारी रास्ता अपनाया हूं। मैं किसी अन्य विचार से इस रास्ते में आया नहीं हूं, और इस रास्ते पे चलकर अगर मुझे मृत्यु का ही स्वीकार करना हो तो बार बार भी मैं मृत्यु का स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, क्षमा याचना नहीं करूंगा। ये भी कहने वाले क्रांतिकारी जो किसी भी पंथ संप्रदाय, वैसे तो भगत सिंह सिख संप्रदाय से थे, चंद्रशेखर आजाद हिंदू थे, अशफाकुल्लाह खान मुसलमान थे, सबने योगदान दिया था। अभी हमारे मुख्य अतिथि ने आजाद हिंद फौज की जिक्र की थी। आजाद हिंद फौज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में देश के बाहर से इस देश को आजाद करने के लिए सेना के माध्यम से प्रयास किया था। भले ही वो प्रयास सफल नहीं हुआ हो, पर यह जानकर आपको खुशी होना चाहिए कि अंग्रेजों के शासनकाल में भारत की एक भूमि के टुकड़ा को अंग्रेजों से विमुक्त करके, आजाद करके हमारे देश का तिरंगा को फहराने का पहला काम 1944 में आजाद हिंद फौज ने मणिपुर में मोइरांग नाम के स्थान पर किया था। तो आजादी का पहली संध्या थी, पहला सूर्योदय था, वो उसी समय हो गया था। बाद में अंग्रेजों ने आजाद हिंद फौज के ऊपर दमन चक्र चलाया था। आजाद हिंद फौज के लोगों को गिरफ्तार करके लाल किले में उनके ऊपर मुकदमा चलाया था। जब लाल किले में आजाद हिंद फौज की सेना पर मुकदमा चली थी, पूरा देश एक हो गया था उस आजाद हिंद फौज के पीछे। जवाहरलाल नेहरू 1922 में 1922 में अपने जो काला कोट था वकील का, वकालत का, उस काला कोट को हटा दिया था, छोड़ दिया था। 1922 में 1922 में आजादी के आंदोलन में कूद गया था, बाद में कभी वकालत नहीं की थी। 23 साल बाद आजाद हिंद फौज को उनके पक्ष में अदालत में, यानी वो लाल किले के ट्रायल में उनके पक्ष में वकील के रूप में खड़ा होने के लिए फिर से काला कोट पहनकर वकालत किए थे। आजाद हिंद फौज की प्रेरणा से ब्रिटिश इंडियन आर्मी में रिवोल्ट आया, ब्रिटिश इंडियन नेवी में रिवोल्ट आया। मुंबई में, कराची में, उन दिनों में कराची भी भारत का हिस्सा था। जो भारत के नौसेना के सैनिक थे, जहाज लेकर समुद्र के बीच में चले गए, घोषणा कर दिया कि अब आगे हम अंग्रेजों का आदेश नहीं मानेंगे, इंग्लिश ऑफिसर्स के नीचे हम काम नहीं करेंगे, हम ये आजाद हिंद फौज के साथ जो अन्याय हो रहा है इसका सहन नहीं करेंगे। अंग्रेजों की ये हालत हो गई कि सरदार पटेल को रिक्वेस्ट करना पड़ा कि भाई आप इनको समझाइए, थोड़ा जहाज से लेकर आ जाए, हम उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। फिर सरदार पटेल अपील करते हैं उनको, फिर वो वापस आते हैं। इसलिए 1946 में 1946 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में उन दिनों के उनके प्रधानमंत्री क्लेमेंट अटली होते थे। क्लेमेंट अटली ने भारत को आजादी देने का प्रस्ताव रखा था। तो आजादी देने के लिए उन्होंने जो टाइमलाइन दिया था जून 1948, 2 साल का समय दिया था। जून 1946 में प्रस्ताव रखा पार्लियामेंट में, 1948 में 2 साल के अंदर भारत को आजादी देना है। तो उन दिनों में विपक्ष में नेता थे विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने बड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि भारत के लोग आजाद होने लायक नहीं है, उनको आजादी दे नहीं सकते, वो अपने देश को चला नहीं पाएंगे। तो मैं अगर प्रधानमंत्री होता, क्योंकि 1945 तक चर्चिल ही प्रधानमंत्री थे, बाद में सरकार बदली, एक्चुअली प्रधानमंत्री बना, तो चर्चिल ने कहा अगर मैं प्रधानमंत्री होता मैं कभी आजादी भारत को नहीं देता। तो अटली ने उत्तर दिया। अटली ने कहा देखो ये ठीक है, हम तो साम्राज्यवादी है, तो हमारी इच्छा होना स्वाभाविक है कि लंबे समय तक चलाए, राज्य चलाए, पर आज भारत के ऊपर हम और राज्य चलाते रहे, ऐसा करना है तो पहली बात तो भारत में हमारी सेना ही हमारी बात मानने को तैयार नहीं है। ये जो
नौसेना में जो विद्रोह हुआ था उसका जिक्र करते हुए अटली कहता है कि आज ब्रिटिश इंडियन आर्मी भी हमारी बात नहीं मानने को अब तैयार नहीं है और हमारे ऑफिसर थक चुके हैं। अब फिर भारत में जाकर फिर लंबे समय तक उसका शासन चलाना है, उसके लिए हमारे ऑफिसर तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी बात, द्वितीय महायुद्ध में हम युद्ध तो जीते हैं पर हम इतना कमजोर हो गए हैं कि हजारों मील दूर पर जो भारत है उसके ऊपर शासन करने का आज हमारे पास क्षमता अब नहीं बची है। तो मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि उस बात में उन्होंने कांग्रेस के आंदोलन के कारण मुझे छोड़ना पड़ा ऐसा उन्होंने नहीं कहा है, उल्टा उन्होंने उदाहरण को आजादी खोल कर दिया। इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि दूसरा कांग्रेस का आंदोलन महत्वपूर्ण नहीं था, सभी प्रयास महत्वपूर्ण थे, सभी प्रयासों का सामूहिक परिणाम था, समिष्टि परिणाम था इस देश का आजादी। तो इसलिए जब आज 75 वर्ष का आजादी का हम याद करते हैं, सम्मान करते हैं, उन सारे प्रयासों के प्रति मन में सद्भावना रखनी चाहिए। सभी वो लोग जो बलिदानी हुए हैं, परिश्रम किए हैं, त्याग तपस्या किए हैं, उनके प्रति हमेशा श्रद्धा की भावना रखनी चाहिए। पर साथ ही साथ जो आजादी हुई है उसके बाद 75 वर्ष का जो हमारा प्रस्थान रहा है उसमें जो हमने हासिल किया है उसके प्रति भी हमारे मन में हमेशा सद्भावना रहनी चाहिए। हमने एक संविधान बनाया, उस संविधान के आधार पर पिछले 70 साल में इस देश को चलाने का प्रयास हमने सफलता से किया है और ये बात तो हम सबको प्रसन्न करना चाहिए कि जब देश को आजादी देने का वक्त था तब तो जैसा मैंने कहा चर्चिल जो ब्रिटिश विपक्ष की नेता थे, पंत प्रधान थे 2 साल पहले तक, उनका यह कहना था कि भारत के लोग तो आजाद जीवन चलाने के लिए योग्य ही नहीं है, उनमें वो क्षमता नहीं है कि आजाद देश चला सके। पर हमने चर्चिल को ये अपने 70 साल के आचरण से सिद्ध करके दिखाया कि आजादी ये कोई किसी दूसरे से सीखने की हमको जरूरत नहीं है, आजाद जीवन चलाने की क्षमता हजारों वर्षों से हमारे देश में रहा है, ये बात हमने साबित करके दिखाया है। जब भारत को लोकतंत्र बनना था तो नेताओं का निर्णय था कि भारत आजाद होगा तो एक लोकतांत्रिक देश होगा। तो कई लोगों के मन में फिर प्रश्न था, क्योंकि भारत उस समय आजादी के समय हम अशिक्षित थे, 17% का हमारा लिटरेसी रेट, 17%, देश गरीब था, गरीब देश, अशिक्षित देश, उसमें लोकतंत्र काम करेगा क्या? यह प्रश्न विदेशियों के मन में तो था ही, देश के अंदर भी कुछ लोगों के मन में था। ये विशेषकर अंबेडकर जी ने जो प्रस्ताव रखा ना, 1 मैन 1 वोट, हर नागरिक को वोट का अधिकार मिलेगा, उस पर संविधान सभा में बड़ी चर्चा हुई और क्लेमेंट अटली जिसका मैंने जिक्र किया था, ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो भारत को आजादी देने के लिए स्वीकार किया था, उसने नेहरू को टेलीग्राम भेजा, जवाहरलाल नेहरू को टेलीग्राम में उन्होंने लिखा कि देखो भाई, तुम तो यूरोप से प्रभावित हो, यूरोप तो लोकतांत्रिक जगत है, उसको देखकर तुमको लगता है कि भारत में भी लोकतंत्र लाओगे, ध्यान रखना भारत लोकतंत्र के लिए योग्य परिस्थिति वाला देश नहीं है, यहां लोकतंत्र नहीं आएगा, अराजक तंत्र आएगा, अनार्की आएगी। नेहरू उत्तर देता है, नेहरू कहता है चिंता मत करो, हमने तो बहुत पहले तय कर लिया है भारत में लोकतंत्र ही रहेगा। पर मैं एक बात और कहता हूं, भारत का लोकतंत्र हमें यूरोप से सीखने की जरूरत नहीं है, हमारा स्वभाव में लोकतंत्र है, हम राम जी के काल से लोकतांत्रिक समाज है। राम राज्य जो होता है भारत का, राम राज्य की कल्पना तो लोकतांत्रिक कल्पना थी, वहां सामान्य व्यक्ति का भी बात का उतना ही महत्व होता था जितना बहुत बड़े विद्वान का या बहुत बड़े राजा के आस्थान में रहने वाला व्यक्ति का होता था।
लोकतंत्र इस देश के स्वभाव में है। ये बात उस समय नेहरू लोक और संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र बाबू कहते हैं। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, अंतिम भाषण देते हैं। अंतिम भाषण में वो कहते हैं कि कुछ लोगों के मन में शंका है, ये गरीब लोग, गांव के लोग ये लोकतंत्र को समझ पाएंगे क्या, या यहां मॉबोक्रेसी, लोकतंत्र में मूकतंत्र आएगा, ऐसा खतरा है क्या? तो राजेंद्र बाबू कहते हैं कि देखो भाई, हमारे गांव के लोग भले ही आधुनिक शिक्षा से बहुत ज्यादा पारंगत नहीं है, पर उनके लौकिक ज्ञान पर मेरा कोई शक नहीं है। राजा कैसे होना है, शासन कैसे होना है, इस देश का हर गांव का व्यक्ति को मालूम है। वो सही लोकतंत्र को इस देश में चलाया है, हमने चलाकर दिखाया है। यूरोप जो लोकतंत्र की मातृभूमि मानी जाती है, मदरशिप मानी जाती है, वहां के लोकतंत्र से भी अच्छा लोकतंत्र, अच्छा स्वच्छ लोकतंत्र को, सफल लोकतंत्र को हमने चलाया है। इस लोकतांत्रिक स्पिरिट को कभी नहीं भूलना। हमने जो सफलता से चलाया है उसको आगे भी सफलता से हमको चलाते रहना है। तो जो उपलब्धियां हैं उनके प्रति भी हमारे मन में एक गौरव की भावना होनी चाहिए। मैंने जैसे कहा 17% की हमारी लिटरेसी रेट थी, आज लगभग 90% लिटरेसी रेट हमने हासिल किया है। कुछ राज्य है जो 100% लिटरेसी हासिल किए हैं। हम एक गरीब तबके का देश था, आज 10% से कम हमारे देश के अंदर गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाला समाज है। और एक्यूट पॉवर्टी भारत में समाप्त हो गया है। इन्हें 2 बार खाना नहीं मिलता हो ऐसे लोग आज भारत में लगभग नहीं है। अगर होते भी है तो सरकारें उनकी व्यवस्था कर देती है। हमने स्वास्थ्य में, शिक्षा में, व्यवस्थाओं में अच्छा प्रगति हासिल की है। उसके प्रति भी हमारे मन में हमेशा श्रद्धा की भावना रहनी चाहिए। पर ये सब रखते हुए क्या आजादी इतना ही था, या हमें और कुछ भी हासिल करना, इसलिए हमने आजादी प्राप्त किया है? ये बात को भी हमेशा मन में रखना चाहिए। क्या था आजादी का अर्थ? जैसा आदरणीय मुख्य अतिथि ने कहा है, अंग्रेज लोग गए, हम आ गए, यही आजादी थी, यही था उसका अर्थ। गोरे चमड़े वाले चले गए, काले चमड़े वाले आ गए, यही था क्या आजादी का अर्थ? अपने मृत्यु से 3 दिन पहले 27 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी ने एक प्रस्ताव को डिक्टेट किया था। फरवरी के पहले सप्ताह में कांग्रेस के अधिवेशन में उस प्रस्ताव पर चर्चा करके उसको अमल करना था। ये अलग बात है कि 3 दिन बाद उनकी हत्या की गई थी, गांधी जी की मृत्यु हो गई थी, पर वो प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण है। अभी भी उपलब्ध है, इंटरनेट पर लोग पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं। उसमें गांधी जी ने यह लिखा है कि भले ही देश बट गया हो, देश का बंटवारा हो गया था, विभाजन हो गया था, भले ही देश बट गया हो, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस ने जिस प्रकार का आंदोलन चलाया उसके चलते हुए देश आजाद हुआ। देश राजनीतिक दृष्टि से स्वाधीन हुआ। उन्होंने वाक्य लिखा, "You have become politically free." याद रखना, गांधी जी ने भारत स्वतंत्र हो गया ये शब्द प्रयोग नहीं किया। गांधी जी ने लिखा, राजनीतिक दृष्टि से हम आजाद हुए। पर आगे वो लिखते हैं, शहरों से दूर 7 लाख गांवों में रहने वाले करोड़ों भारतवासियों को सामाजिक, आर्थिक और नैतिक आजादी आना बाकी है। आजादी का असली अर्थ क्या है? जब देश के अंदर सामाजिक आजादी हो, आर्थिक विकास हो, नैतिक उत्थान हो, वो असली स्वतंत्रता है। तो उन्होंने एक लक्ष्य रखा था। फिर उन्होंने कहा कि इस आजादी की प्राप्ति के लिए एक आंदोलन चलाना चाहिए।
उस आंदोलन को राजनीति से दूर रखना चाहिए। वो राजनीतिक आंदोलन नहीं हो सकता है, वह सामाजिक आंदोलन होना चाहिए। इसलिए उन्होंने जो उस समय वो प्रस्ताव में लिखा, उसने गांधी जी ने लिखा था कि उस नए आंदोलन को चलाने के लिए कांग्रेस को अपना राजनीतिक रूप छोड़ना चाहिए और राजनीति से बाहर आकर एक सामाजिक संगठन का रूप लेकर लोक सेवक संघ नाम भी दिया था, लोक सेवक संघ के रूप में ये काम करना चाहिए। यह अलग बात है कि गांधी जी की उस सुझाव को उस समय के लोग माने नहीं थे, पर अभी के गांधी लोग उसका अमल कर रहे हैं। कांग्रेस को समाप्त करने का काम वो कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, पर गांधी जी को उद्देश्य अलग था। उस दिशा में हमारा प्रस्थान कितना हुआ है? क्या हम एक सामाजिक आजादी के दिशा में पर्याप्त प्रगति किए हैं? क्या सामाजिक विघटन समाप्त हुआ है? सामाजिक दुराचार समाप्त हुआ है? जातिवाद, सांप्रदायिकता क्या आज भी हमारे सामने दिखते नहीं? इस स्थिति को बदलना है, तभी आजादी का असली लक्ष्य की प्राप्ति होगी। जाति ठीक है, एक व्यवस्था है, पर जातिवाद कहां से आ जाता है? तो हो सकता है कि कोई कह सकते हैं कि साहब अब जाति का कहां है, हम तो सब इस हाल में तो सब साथ में बैठे हैं, बस में साथ में बैठते हैं, रेस्टोरेंट में साथ में बैठते हैं, ऑफिस में साथ में बैठते हैं, कहां जाति प्रथा है? मन में है। आज भी मैं जानता हूं कि कई लोग, वो आईएएस ऑफिसर हो सकता है, आईपीएस ऑफिसर हो सकता है, बड़ा शिक्षाविद हो सकता है, पर घर किराए पर नहीं मिलता है, किसी मोहल्ले में किसी कॉलोनी में नहीं मिलता है। क्यों? जाति के कारण नहीं मिलता है। हम नहीं साहब, हम तो वेजिटेरियन है, ये बहाना मन से गया नहीं है। यह विभाजन समाप्त होना है, इस देश की एकता को प्रस्थापित करना है। सांप्रदायिक आज भी तनाव सब दूर देखने को मिलता है, आज भी सांप्रदायिक संघर्ष होता है, समाप्त होगा। एक समाज के रूप में 130 करोड़ लोग एक साथ होकर खड़ा होना है। हमने 47 में तय किया था, भारत पाकिस्तान का भारतीय वर्जन नहीं बनेगा, हम कोई यहां सांप्रदायिक राज्य का स्थापना नहीं करेंगे, यहां विविधता के अंदर एकता की स्थापना हम करेंगे। हमने तय किया था उसी समय।